हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे असाइनमेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 के असाइनमेंट में जो है हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग जो है सेकेंड पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट जो आपका है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं। और ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं तो इसमें हर एक क्वेश्चन की अपनी जो इम्पोर्टेंस है, जो वैल्यू है, वो अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी वैल्यूएशन है वो 2 मार्क्स के राउंड है। यानी कि हर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 2 मार्क्स हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए। करेक्ट डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आइदर चार्ज टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, डाइपोल बेसिकली क्या होता था कि दो स्मॉल चार्जेस को बहुत ही या दो चार्जेस को बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे या बहुत ही क्लोज अगर रख दिया जाए तो उन जो एक सिस्टम दो चार्जेस का इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर हैं तो उनका जो सिस्टम फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट के डेफिनेशन अगर आपको देखनी है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या होगा कि आइदर चार्ज इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस, या जिसको हम सिंपली जो है डाइपोल लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का, वो डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसमें आगे पूछा जा रहा है इट इज़ ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। ये सिंपली चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलाम, और इसका हो जाएगा मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम मीटर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स यूनिट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपको डिफाइन करनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो देखिए फ्लक्स इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है E इंटू ए। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्या जाएगा, न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, स्फेरिकल बलून कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ओवर इट्स सरफेस एज बलून ब्लो अप इट्स साइज इंक्रीजेज, हाउ डज द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द बलून चेंजेस। यानी कि टोटल फ्लक्स कैसे चेंज होगा। तो ध्यान से देखिए कि इसमें क्या फ्लक्स पे कोई चेंज होगा क्या, नहीं। देखिए क्योंकि फ्लक्स जो होता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स है, ठीक है, यानी ये ए पार्ट का आपका हो गया, बी पार्ट इसका है। फ्लक्स बेसिकली अगर देखा जाए Q बाई एप्सिलॉन नॉट, किसी भी इनक्लोज सरफेस में अगर देखेंगे तो ये क्या है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे साइज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि इसके फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 2 कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल सेल्स ऑफ रेडियस r and 2 are given charges q1 q2 respectively, surface charge densities of the cells are equal, find the ratio of the q1 and q2। दोनों का अगर हमें q1 q2 का रेशियो फाइंड करना है, चलिए देख लेते हैं। ये कॉन्सेंट्रिक, इसकी रेडियस है r और इसकी रेडियस है 2r, और इसमें इंफॉर्मेशन हमें गिवन है Q1 Q2। इस पर जो चार्ज है Q1 और इस पर जो चार्ज है Q2। ठीक है, ये सरफेस S1 मान लिया और ये सरफेस S2, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा, और इसकी भी जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा। और इसमें इंफॉर्मेशन देगा क्या फाइंड करना है,
Q1:Q2 क्या होगा, यही निकालना है इसमें। तो देखिए सिंपली अगर हम बात करें, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि इसमें इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसके चार्ज में और इसके एरिया में क्या रिलेशन होता है। तो Q1/A की बात करें, दैट इज़ Q1/4πr1² इज इक्वल टू सिग्मा, और इसी तरह से दिस इज इक्वल टू Q2/4π, यहाँ पे r की प्लेस पे 2r का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, दोनों सिग्मा के इक्वल है, तो इसका मतलब Q1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr², और Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 सिग्मा इंटू 4πr²। इसका मतलब अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें, Q1:Q2 का अगर हम रेशियो ले लेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, 4πr² कैंसिल, क्या आएगा 1:4। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंट ग्राफिकली वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट जो होता है, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी है, उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, वो उसकी पोजीशन पे यानी कि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट अगर हम लेते हैं और इससे किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, σ/2ε0। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। करा रिप्रेजेंट ग्राफिकली वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करना है आपको। तो क्या करेंगे, इसका ग्राफ सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, एक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लेना होगा और दूसरे साइड में आर लेना होगा। चूँकि क्या होगा कि इसके पोजीशन पर तो डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पर भी यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, कोई भी जो पोजीशन ले लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब हर एक पोजीशन पर इसके चारों तरफ कहीं पर भी देखेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन या डिस्टेंस। यहाँ पे एक लाइन चाहे तो आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, अ मेटेलिक spherical cell, inner radius r1, outer radius r2, a charge q is placed at the center of the spherical cavity, what would be the surface charge density? यहाँ पर एक चार्ज q रखा गया है, ओके, दिस इज द सेंटर O, और यहाँ पे एक चार्ज q रखा गया है, और इनर रेडियस दिस इज द r1, और एक बड़ा सा रेडियस ले लिया गया, दैट इज द r2। r1 एंड r2 स्फेरिकल सेल है, तो r1 r2 हमने ले लिया है, हॉलो है चूँकि। हाँ, व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर सरफेस पे। इनर देखिए यहाँ पे क्यू रखेंगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। इस माइनस यानी कि अंदर वाले सरफेस पे क्या हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे कि अंदर की तरफ सरफेस की अगर हम बात करें, जैसे कि हम देखें लाइक दिस, ठीक है, इस तरह का हॉलो स्फीयर है, तो इसके अंदर यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है, तो इसकी वजह से इस सरफेस पे क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब इंड्यूस्ड हो जाएगा, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा या इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा दैट इज प्लस
क्यू। तो अब सिंपल सा फंडा है कि इंड्यूस्ड चार्ज की बात करें, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन इनर की बात करेंगे, इनर के लिए माइनस क्यू। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको निकालना है बेसिकली क्या है, व्हाट विल द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आपको निकालना है तो क्या लिखेंगे, सिग्मा इनर इज इक्वल टू माइनस क्यू, और इसका एरिया क्या आ जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r1 स्क्वायर। इसी तरह से आउटर की अगर हम बात करेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन आउटर सरफेस इज इक्वल टू प्लस क्यू। तो यहाँ पे सिग्मा आउटर हो जाएगा प्लस क्यू अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट कर रहा है टू आइसोलेटेड, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है टू आइसोलेटेड मेटल स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ रेडियाई आर एंड 2r रिस्पेक्टिवली, सेम चार्ज दोनों पे है, पीवी यहाँ पे दे रखा है, पीवी ले लीजिए, क्यू मान लीजिए, जो भी ले लेना चाह ले सकते हैं। फाइंड विच ऑफ दिस हैव द ग्रेटर एनर्जी डेंसिटी जस्ट आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। जस्ट आउटसाइड द स्फेरिकल सरफेस पे आपको क्या निकालना है, ग्रेटर एनर्जी डेंसिटी किसकी होगी। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये क्या है 16। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करें, इसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है आपका। अब दोनों के लिए अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसी भी स्फीयर की वजह से। क्यों, यहाँ पे बेसिकली क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर यही होता है, तो इसको हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। इसको ओवरऑल अगर हम देखें, यानी कि एनर्जी डेंसिटी अगर इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या जाएगा, यानी कि सिग्मा के प्लेस पे आप चाहें तो एरिया 4 पाई आर स्क्वायर के प्लेस पे एरिया भी लिख सकते हैं। 4 पाई आर के प्लेस पे अगर हम एरिया लिख दें तो इसको लिख सकते हैं क्या, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी क्या जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आपको क्या चीज़ समझ में आई है कि कह रहा है कि दोनों पर जो है चार्ज सेम है, यानी कि दोनों पर क्यू सेम है, और क्या गिवन है सेम है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस केस में एनर्जी डेंसिटी जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, एरिया के स्क्वायर के। तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा, अब यहाँ पे देखिए एक का रेडियस है r, दूसरे का 2r, यानी कि फर्स्ट के लिए अगर हम एरिया की बात करें, a ऑफ a इज इक्वल टू क्या जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, एंड a ऑफ b इज इक्वल टू 4 पाई 2r का होल स्क्वायर, दैट इज़ 4 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इससे आपको क्या समझ में आया, एरिया ऑफ a इज़ लेस देन एरिया ऑफ b, b का एरिया क्या है ग्रेटर है। तो जिसका एरिया ग्रेटर होगा उसके लिए क्या होगी, डेंसिटी स्मॉल होगी। दिस सिंप्लाइज, जिसका एरिया ग्रेटर उसके लिए डेंसिटी स्मॉल होगी। दिस सिंप्लाइज डेंसिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ B। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
कह रहा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एट विच पॉइंट एक्स वाई जेड इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम एज एट पॉइंट ए एंड वाई, क्यों और कैसे, कहाँ पर। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, फिगर हम आपका ड्रॉ कर देते हैं। ये है फिगर, दिस इज़ द एक्स पॉइंट, ये पॉइंट आपको दे रखा है, दिस इज़ द एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पर क्या होगा, दैट इज़ ए, इसकी लेंथ दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर और सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है 2 × 10⁻17 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो E = क्या जाएगा, सिग्मा अपॉन 2ε0। सिग्मा की वैल्यू आपको मालूम है कितना, 2 × 10⁻17, 2ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻−12। इसको ओवरऑल आप सब सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद से आपका जो आंसर आएगा, डिवाइड करने के बाद से जो इसका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.1 × 10⁻28 के अराउंड इसका आंसर आएगा। ठीक है, और चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलाम इसकी SI यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में इसका पूछा जा रहा है, यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका इतना हो गया। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है एट विच पॉइंट एक्स वाई और जेड इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम एज दैट एट पॉइंट ए, यानी कि ए पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इनमें से किस पॉइंट पर सेम होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी इधर से, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल निकल रही होंगी, तो इस तरह से यहाँ पे निकलेंगी, यानी कि एट पॉइंट वाई। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट का आंसर हो जाएगा एट वाई। रीज़न देना होगा अगर आपको, क्या लिखेंगे, इट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा 3 पॉइंट चार्जेस Q -4Q एंड 2Q। यहाँ पे आपको दे रखा है Q -4Q एंड दिस इज 2Q। A B C तीन चीज़ें आपको गिवन है, मतलब एक ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स में, और इसमें सबकी लेंथ दे रखी है साइड्स की L, दिस इज ऑल्सो L। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट ए। फोर्स ए पॉइंट पर अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज़ Q और इस पॉइंट का नाम है A। तो यहाँ पर ये क्या नेगेटिव है, तो इनमें जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में होगा, इसको हमने कह दिया F1, और इनमें जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको हमने कह दिया F2। तो सिंपली F1 की अगर हम बात करें तो F1 क्या आ जाएगा, इनके फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो K × 4Q × Q अपॉन L² दैट इज़ 4KQ² अपॉन L²। उसी तरह से F2 की अगर हम बात करें तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या आ जाएगा, K × 2Q × Q अपॉन L², और इनके बीच यानी इसको लिख सकते हैं 2KQ अपॉन L²। अगर हम इतने पार्ट को लेट कर लें क्या, F या सिंपली F लेट कर लें, दिस इज़ F, तो इसको हम लिख सकते हैं 4F, इसको लिख सकते हैं 2F। रिजल्टेंट अगर हम इनकी रिजल्टेंट की बात करें, यानी कि F12 इज इक्वल टू √ F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos। अब ये ध्यान रखिए ये 60 हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60, तो ये कितना 120, तो cos 120 इसका इनके बीच का एंगल हो जाएगा। F1 F2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, F1 को यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4F का होल स्क्वायर दैट इज 16F² प्लस F2 को यहाँ पे रखेंगे 2F, तो 2F का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 4F² प्लस 2 F1 को लिखेंगे क्या, तो 4F × 2F और cos
120 को एज इट इज़ हमने रहने दिया। cos 120 की वैल्यू बेसिकली क्या होगी, cos 120 की वैल्यू अगर हमें चाहिए, ये पहले हम स्क्वायर कर लें, ये क्या जाएगा 20f² और यहाँ पे हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और ये 16f² और यहाँ पे -1/2। cos 120 की वैल्यू -1/2 क्यों, क्योंकि cos 120 इज इक्वल टू साइन, बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं -sin30 लिख सकते हैं, ठीक है। तो -sin30 इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 8, यहाँ से f बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 20 - 8, यहाँ पे आ जाएगा f/12 एंड दिस इज इक्वल टू 2f√3, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे f की वैल्यू क्या होगी, तो f की वैल्यू यहाँ से ला करके हम पुट कर देंगे, तो क्या जाएगा नेट फोर्स इज इक्वल टू 2√3 इंटू एफ के प्लेस पे हम सिंपली क्या ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/L²। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सॉल्यूशन कहिए, आंसर कहिए, बातें कहिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, a thin metallic spherical shell of radius r carries a charge q on its surface. A point charge q/2 is placed at the center of shell. Charge 2q is placed at a OQ is equal to x. इसमें आपको फिगर भी दे रखा है। सिंपली जो है ये आपका सेंटर है, इस सेंटर C पर q/2 रखा है, यहाँ पर 2q एंड दिस इज q, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज a OA, दिस इज x। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें हमसे पूछा गया है, जो फर्स्ट पार्ट इसमें पूछा गया है दैट इज इसमें इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है आपका फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल। इस सेल से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। हाँ तो देखिए इस सेल से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो फाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, इसके अंदर इनक्लोज चार्ज कितना है q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज q/2 एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट कह रहा है स्टेट लॉ यूज, कौन सा लॉ हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पे सिंपल सा लॉ जो हमने यूज़ किया है दैट इज गॉस लॉ इज यूज्ड। सी पार्ट इसका पूछा जा रहा है, सी पार्ट में आपको दे रखा है करेक्ट फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज एट सेंटर C ऑफ द सेल एंड पॉइंट A, यानी इसके और इसके बीच में लगने वाला जो है फोर्स हमें बताना है कि टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है। अब देखिए इनके बीच में जो फोर्स होगा दैट इज Q + Q/2, तो F इज इक्वल टू, सबसे पहले अगर हम सेंटर की बात कर रहे हैं, आई थिंक सेंटर में पूछा गया फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट सेंटर C ऑफ द सेल एंड पॉइंट A, ठीक है। तो सेंटर C पे अगर हम देखें तो सेंटर C पे क्या हो जाएगा 0 फोर्स होगा, ठीक है। और उसी तरह से फोर्स ऑन A की बात करेंगे तो क्या जाएगा, इनके और इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा दैट इज Q + Q/2 इंटू 2Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस x²। सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा K इंटू 3Q/2 x² इंटू 2Q, दिस इज 3KQ² अपॉन x², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3KQ² अपॉन x² इनके बीच में लगने वाला
फोर्स होगा। ठीक है, यहाँ पे के की वैल्यू चाहें तो आप पुट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें कह रहा है 2 स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ए बी एंड सी डी ईच ऑफ द डाइपोल मोमेंट आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। चलिए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपका, ऐसे ले लीजिए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, दैट इज सी और डी। इनके बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री है। दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या है, सेम है। व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, यानी कि इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें, डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू दैट इज पी। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी कॉस 120, क्या जाएगा, अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इंटू -1/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, क्या जाएगा, अंडर रूट 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू p। तो डाइपोल मोमेंट इसका क्या हो गया, नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हो गया p। इसके बाद से कह रहा है इफ़ द थिन सिस्टम इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग अगर रखा गया है, ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम रखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके अलोंग है तो जाहिर सी बात है इनके बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज़ कितना, 90 डिग्री। तो उस केस में टार्क इज इक्वल टू क्या जाएगा, पी साइन 90, यानी कि टार्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम यहाँ पे मिलेगा, और P इंटू ई इज़ द टार्क। ठीक है, तो इसका जो टार्क आ जाएगा वो हो जाएगा P इंटू ई। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम देखें, और ये टार्क कैसा होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो इसी के साथ आप आज का ये जो है हम लोग का सेशन है वो कंप्लीट हो गया है, यानी कि आज का जो असाइनमेंट है वो कवर हो गया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका थर्ड एंड लास्ट असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।